Hello students, this is Sumit Srivastava, your social science teacher. Welcome to प्रयाग स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या होगा? इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। Why we are studying manufacturing industries? So, first of all, we have to understand the importance of manufacturing. Manufacturing sector is considered the backbone of development. Manufacturing sector को backbone बोला जाता है डेवलपमेंट का। क्यों बोला जाता है डेवलपमेंट का बैकबोन? मीन्स क्या हुआ कि इकोनॉमी का बैकबोन, मीन्स बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। आपको मालूम है इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में 3 सेक्टर रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर। बैकबोन ऑफ इकोनॉमी का अगर हम बात करें तो यहां पर किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है। अच्छा, जैसे आप समझिए बैकबोन का मतलब यहां पर क्या है। हम यहां पर सीधे खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बैकबोन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है, स्टैंड अप कर रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अच्छा, इसका कितना इंपॉर्टेंस है यहां पर, इसीलिए तो इसको बैकबोन बोला जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है। जैसे एक भाई साहब है, देखिए इनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों ऐसा, क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जैसा कभी हमने बताया था कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और तीसरा है हमारा टर्चरी सेक्टर। तीसरा क्या है? टर्चरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर जो होते हैं ये कंट्री के इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जिसमें हमारा ये सेकेंडरी सेक्टर जो हमारी प्राइमरी सेक्टर को क्या करता है? मॉडर्नाइज किया है इसने। देखिए, इसने कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट तो कराया, उसके साथ साथ हमारे प्राइमरी सेक्टर को भी इसने क्या किया? मॉडर्नाइज किया। दैट्स व्हाई दिस इज द बैकबोन। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरा पॉइंट देखिए, इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। हाउ? बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब। भाई सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, अच्छा आपको आज से पिछले 100 साल, 50 साल, 100 साल पहले जाइए, उस समय देखिए क्या स्थिति थी हमारे देश की। हमारे देश की यह स्थिति थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में लोग इन्वॉल्व कहां थे, कहां पर जॉब कर रहे थे, कहां पर काम कर रहे थे? वो काम कर रहे थे तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पर काम कर रहे थे। कहां पर? अच्छा, हमारे देश की इकोनॉमी जो है उसे एग्रेरियन इकोनॉमी भी कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर हमारा, कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे ही ये बूस्टअप किया, जैसे ही ये ग्रोथ करने लगा, तो इसने क्या किया? लोगों को जॉब प्रोवाइड की। क्या किया इसने? लोगों को जॉब प्रोवाइड की। अब जब जॉब प्रोवाइड होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर से बर्डन कम हो गया। होगा कि नहीं होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हमारी कंट्री की पॉवर्टी को भी कम किया है। जब जॉब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगी तो पॉवर्टी भी कम होगी। क्या कहती है डेफिनेशन कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इंडस्ट्री का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, हमारी कंट्री की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही कम होगा। कारण, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे, उनको जॉब मिलेगी, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। देयरफॉर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, अच्छा ये क्या है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है भाई? ये कौन सा नया चीज आ गई यहां पर? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, जो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, उसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। दूसरा क्या है? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन इंडिया। पॉवर्टी को दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज तो आज के समय में खूब ज्यादा ग्रोथ कर रही है और सेटअप की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी चल रही है। ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या है? जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम करें, उसे ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। यानी कि पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट जब दोनों मिल जाएं तो उसे हम ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये समझिएगा। अब ये दो प्रकार की इंडस्ट्रियां हमारी कंट्री में सेटअप हुई, तो सीधी सी बात है, जब कंट्री में इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। टॉपिक क्या है हमारा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टॉपिक यही है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझिए यहां पर। दूसरा देखिए, एक्सपोर्ट। हम जितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? क्या सारा का सारा कंज्यूम कर ले रहे हैं, या सारा का सारा हम कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं, इसकी डिमांड भी है, इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री से के प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करना, वही तो एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो हमने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तैयार किए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को जब हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारी ट्रेड और एक कॉमर्स एक्सपैंड होता है। ट्रेड का और कॉमर्स का मतलब यहां पर समझिए। ट्रेड क्या है? जब दो व्यक्तियों या दो कंट्रियों के बीच में व्यापार हो, किसी वस्तु या सामान या किसी भी चीज का, तो उसे ट्रेड कहते हैं। कॉमर्स क्या है? बिजनेस एक्टिविटी, जितनी भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी होगी वो कॉमर्स है। एडवर्टीजमेंट ले लीजिए, व्यापार करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का हम ट्रेड करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट भी देते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, ये सारा होने के साथ साथ दे ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, भाई अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करिए दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री की जो वैल्यू है, करेंसी वैल्यू हमारी कंट्री से डिफरेंट होगी, वेरी करेगी, तो वो फॉरेन एक्सचेंज होता है उससे। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अल्टीमेटली फिर क्या बात हुई? अल्टीमेटली कंट्री हमारी इकोनॉमी क्या हुई? ग्रोथ करेगी। हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी? ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी ग्रेजुअली। इसके साथ साथ और देखिए क्या होता है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। क्या होती भाई? कोई भी कंट्री, चाहे हमारी केवल इंडिया ही नहीं, कोई भी कंट्री ले लीजिए, जहां पर रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो कंट्री जब ऐसा करने के लिए सक्षम होती है, योग्य होती है, कैपेबल होती है, तो उस कंट्री को कोई प्रॉस्पेरस नहीं ना कहे, ऐसा हो नहीं सकता। वो कंट्री प्रॉस्पेरस होगी। प्रॉस्पेरस का मतलब समझ रहे हैं? संपन्न होगी, डेवलप्ड होगी, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है ना कि पहले सिर्फ आप क्या, सिर्फ टमाटर खाना जानते थे, आज आप क्या खाना जानते हैं? आप टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, ये सब भी खा रहे हैं ना। तो क्या हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने तो ही किया ये काम, है कि नहीं? तो ये सारी क्या है, ये आपने क्या पढ़ रहा है?
इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं ना, इसके इंपॉर्टेंस आप देखिए कि वो कंट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करती है उसे प्रॉस्पेरस कंट्री भी बोला जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। इंपॉर्टेंट लाइन, बुक में देखते रहिएगा आप सभी लोग, आपके पास अच्छा हम एक चीज फिर से बता दें आपको कि जब भी आप पढ़ने बैठिए वीडियो लेक्चर देखते समय आपके पास वो एनसीईआरटी की बुक ओपन होनी चाहिए, जिससे कि आप सारी चीजों को रिलेट कर सके और समझ सके। एक लाइन देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, समझिए एक्सक्लूसिव का मतलब यहां पर क्या है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के समझ लो भाई हैं, बहुत बड़े दोस्त, सगे दोस्त हैं। कैसे? बिकॉज दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, हाथों में हाथ लेकर चलते हैं साथ। ठीक है, तो कैसे चलते हैं साथ, किस प्रकार से, भी तो समझना जरूरी है। चलिए समझ लेते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो का मतलब यहां पर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज से है, जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज है इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो बूस्ट दिया है एग्रो इंडस्ट्रीज ने दिया है बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी जो बढ़ी है उससे एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। भाई सीधी सी बात है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप दे रहे हो तभी तो। भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन से क्या बनता है, शर्ट बनती है, पैंट बनता है, बहुत सारे कपड़े बनते हैं। तो कॉटन खेतों से जाता है इंडस्ट्रीज में, कन्वर्ट हो करके फिनिश गुड्स तैयार होता है और आपका शर्ट पैंट तैयार हो जाता है। तो एग्रीकल्चर ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या किया कि इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड किया, प्रोडक्ट प्रोवाइड किया ना। तो यहां पर समझ में आई ये बात। दूसरा क्या कहता है, इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हम इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तभी तो इंडस्ट्री है। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं होता तो क्या इंडस्ट्रीज होती, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती, नहीं होती ना। तो उसी प्रकार से आप देखिए, हैंड इन हैंड की बात देखिए, जैसे हमने कहा था हाथों में हाथ लेके चलते हैं एक दूसरे का। तो जिस प्रकार से एग्रीकल्चर इसका साथ निभा रहा है इंडस्ट्री का, उसी प्रकार से आज के समय में इंडस्ट्री भी क्या कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि फार्मर्स को प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रही है। भैया आज के बहुत साल पहले प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होता था। प्रिमिटिव का मतलब समझते हैं, पुराने समय में कैसे होता था, बैलों से खेत जोता जाता था। आज के समय में क्या है, हम ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं। पहले के समय में हमारे पास मशीनरी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं था। भैया भगवान के भरोसे बारिश हुई तो खेतों में अनाज होगा, बारिश नहीं हुई तो खेतों में अनाज नहीं होगा। आज के समय में क्या है, बारिश हो या ना हो हमारे पास ट्यूबवेल है। अच्छा ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल में जो हमने मशीनरी लगाई होगी, पाइप लगाए होंगे, वो किसने दिया होगा, वो किसने दिया होगा भैया, इंडस्ट्री ने दिया। किसने दिया, इंडस्ट्री ने दिया। तो कहने का मतलब इंडस्ट्री क्या किया, इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर का साथ दिया कि नहीं दिया। तो यहां पर ये लाइन समझ में आ गई है आपको कि मूव हैंड इन हैंड। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री की हेल्प कर रहा है, उसी प्रकार इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प कर रही है बाय प्रोवाइडिंग देम। क्या प्रोवाइड कर रही है, एग्जांपल देखिए, इरिगेशन पंप। भाई सिंचाई करनी है, बारिश हो या ना हो, हम नेचर पे डिपेंड नहीं है। अब हमारे पास इरिगेशन पंप है, हमने पानी निकाल लिया लैंड वो अंडरग्राउंड वाटर, और हम अपने खेतों की सिंचाई कर लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन याद होगा आपको, हरित क्रांति जब आई तो उस समय क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, HYV सीड्स का यूज किया गया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ऐसे सीड्स का यूज करके हम क्या किए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो उस समय कैसे बढ़ी, उसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए। कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स।
ये फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, अरे यूरिया है, डीएपी है, यही सब तो है, हम खेतों में डालते हैं जो। इसके बाद इंसेक्टिसाइड्स, अच्छा ये सब प्रोवाइड कौन कर रहा है, ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्री, प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर को, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स। पहले क्या होता था भाई, खेतों को में सिंचाई करनी थी तो नालियों के थ्रू पानी जाता था, कहीं से रास्ते में नाली टूट गई, गड्ढा हो गया, सारा पानी रास्ते में बह जाता था, खेतों तक नहीं पहुंच पाता था। आज के समय में क्या है, आपके पास पाइप है, आपने ट्यूबवेल से पाइप लगाया और खेतों तक आराम से पहुंचा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। मशीन एंड टूल्स, आप बहुत सारी मशीनरी और टूल्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर से, जैसे पहले बैल से खेत जोतते थे, आज ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी मशीनरी जो प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा कौन सा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहां तक समझ में आई बात, कितनी इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री की आज के समय में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का अगला पॉइंट कहता है, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आज के समय में एक कंट्री जो दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है किसी भी माध्यम से, कोई भी कंट्री किसी भी माध्यम से अगर किसी भी दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है, बहुत सारी कंट्री से कनेक्टेड है, वही ग्लोबलाइजेशन है। माध्यम क्या हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रेड हो सकता है। आज आप देखिए, आज तो सोशल मीडिया बहुत फैला हुआ है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप, इसके जरिए आप किसी भी कंट्री के लोग से घर बैठे कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी तो एक प्रकार का ग्लोबलाइजेशन है कि नहीं। तो आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। अब हम ग्लोबली कनेक्ट तो हो गए, घर बैठे बैठे हम फेसबुक से कनेक्ट हो गए, हमने दोस्त बना लिया अमेरिका में, लेकिन एक चीज और भी तो हमको जाननी होगी कि हम कितने कॉम्पिटिटिव हैं। भैया बात कर रहे थे, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, हमको हिंदी आ रही थी, हम बात नहीं कर पा रहे थे उनसे, तो सीधी सी बात है कि हम उनको कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे। तो यहां पर समझिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम ग्लोबली कनेक्ट तो हो गए, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कंपीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो भी हम प्रोडक्टिविटी करें, जो भी प्रोडक्शन करें, उसकी क्वालिटी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वालिटी की बात आ रही है तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी। हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, नहीं होगी तो ये जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, वहां पर कंपीट नहीं कर पाएंगे किसी भी दूसरी कंट्री के साथ विथ दोस इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट की जब बात आएगी तो हमारा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, कोई पसंद नहीं करेगा। आज के समय में देखिए अपनी कंट्री में हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड, आप लोग बोलते हैं ना ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, ब्रांडेड जीन्स पहनते हैं, ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं। वो ब्रांड क्या है, तो कहने का मतलब है कि वो कोई अदर कंट्री का बना होगा, किसी अदर कंट्री का प्रोडक्ट होगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर हमने एक लाइन देखिए यहां पर लिखी हुई है, क्या है ये, सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। आपने अपनी कंट्री में प्रोडक्शन किया और अपनी कंट्री में ही सेल कर लिया, इतना ही पर्याप्त नहीं है भैया, हमको अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्री में भी सेल करना पड़ेगा, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट सेल करें, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में सेल करें, ठीक है। इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन तो होगा ही होगा, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी अगर, तो हमारी कंट्री की जो प्रोडक्शन होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ज्यादा से ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगी और कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। इसी के साथ यहां पर देखिए एक लाइन है, ओनली देन वी विल बी एबल टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी से अच्छी क्वालिटी देंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे से compete कर पाएंगे। इतना ही नहीं है सिर्फ क्वालिटी दे दिया, हमको वहां पर प्राइस का भी ध्यान रखना होगा, जिसे हम कहते हैं चीप एंड बेस्ट, कम से कम में अच्छी से अच्छा देने की कोशिश अगर हम करेंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी compete कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि
कंट्री के इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, कंट्री के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।